ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। मेरे दोस्तों, किसी भी चीज को कुरूप मत कहो सिवा उस भय के जिसकी मारी कोई आत्मा स्वयं अपनी स्मृति से डरने लग सकती है। ये किसने कहा? खलील जिब्रान ने कहा है। अंकों में सिमटी प्रतिभा की कसौटी। और आप देखते हैं कि फरवरी मार्च का महीना आता है और परीक्षाएं होने लगती है ना, तो अंकों पे बातें होने लगती हैं। उसकी कितनी परसेंटेज बनेगी, उसकी कितनी परसेंटेज बनेगी। हर वर्ष फरवरी और मार्च का महीना आते ही देश के लाखों घरों में एक अलग सी गंभीरता उतर आती है। पढ़ाई की मेज पर किताबों का ढेर बढ़ जाता है और दीवारों पर चिपके परीक्षा कार्यक्रम घर की दिनचर्या तय करने लगते हैं। बातचीत का केंद्र एक ही विषय रह जाता है, बोर्ड परीक्षा। 10वीं और 12वीं की ये परीक्षाएं हर साल आती हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ा तनाव और सामाजिक दबाव भी लगभग उतनी ही नियमितता से लौटता है। दरअसल यह सिर्फ विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होती है, यह परिवारों, विद्यालयों और पूरे सामाजिक परिवेश की मानसिकता की भी परीक्षा होती है। हमारी शिक्षा संस्कृति में बोर्ड परीक्षाओं को एक निर्णायक मोड़ की तरह देखने की परंपरा रही है। परिणाम आते ही फीसद के आधार पर बच्चों की क्षमता और पहचान तय कर दी जाती है। कुछ अंक ऊपर नीचे होते ही किसी को मेधावी, किसी को औसत और किसी को कमजोर मान लिया जाता है। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे बच्चों के मन में यह धारणा बना देती है कि उनका पूरा भविष्य कुछ अंकों पर टिका हुआ है। यहीं से परीक्षा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया न रहकर सामाजिक प्रतिष्ठा का पिछन्न बन जाती है। किशोरावस्था का समय अपने आप में संवेदनशील होता है और यही वह दौर है जब बच्चे अपनी क्षमताओं को पहचान रहे होते हैं और आत्मविश्वास विकसित कर रहे होते हैं। ऐसे समय में बोर्ड परीक्षा उनके सामने पहली बड़ी सार्वजनिक चुनौती बनकर आती है। परिणाम केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रिश्तेदारों, पड़ोसियों और समाज की चर्चा का विषय बन जाता है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में बच्चों के मन में चिंता और दबाव बढ़ता है और कई बार यह दबाव पढ़ाई से अधिक उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। यहाँ एक बुनियादी सवाल यह है कि क्या कुछ घंटों की परीक्षा में मिले अंक किसी विद्यार्थी की पूरी योग्यता तय कर सकते हैं? शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक जुटाना नहीं, बल्कि समझ, कौशल और व्यक्तित्व का विकास करना है। लेकिन जब पूरी चर्चा अंकों तक सिमट जाती है तो सीखने की प्रक्रिया पीछे छूट जाती है और प्रतिस्पर्धा आगे आ जाती है। नई शिक्षा नीति बहुआयामी मूल्यांकन, कौशल आधारित शिक्षा और सतत आकलन की बात करती है, लेकिन सामाजिक व्यवहार अब भी अंकों को ही अंतिम सत्य मानने का आदी है। यह विरोधाभास ही परीक्षा के आसपास अनावश्यक दबाव पैदा करता है। परीक्षा के समय बच्चों पर इस दबाव का असर साफ दिखाई देता है और उनकी नींद कम हो जाती है और दिनचर्या असंतुलित हो जाती है और आत्मविश्वास की जगह चिंता ले लेती है। कई बार मेहनती छात्र भी परीक्षा कक्ष में अपने ही डर से हार जाते हैं और इस डर से किसी बच्चे की का आत्महत्या कर लेना बेहद त्रासद है। यह स्थिति बताती है कि समस्या पढ़ाई की कमी नहीं, बल्कि दबाव की अधिकता है। जब मन आशंकाओं से भरा होता है तो याद की हुई बातें भी स्पष्ट नहीं रह पाती हैं। इसलिए तैयारी का अर्थ केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखना भी है। अब देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ऐसे समय में बच्चों के लिए संतुलित तैयारी सबसे जरूरी होती है। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, हल्की शारीरिक गतिविधि और समझ के साथ की गई पढ़ाई, ये सभी बातें उनकी क्षमता को बेहतर बनाती हैं। और बिना रुके घंटों पढ़ना हमेशा बेहतर परिणाम नहीं देता है, बल्कि संतुलित और समझ पर आधारित तैयारी ही आत्मविश्वास पैदा करती है। परीक्षा के दिनों में यह समझना जरूरी है कि शरीर और मन दोनों को साथ लेकर चलना ही असली तैयारी है। परीक्षा के नजदीक आने पर दबाव में आकर की गई पढ़ाई के नतीजे ज्यादा ठोस और सार्थक नहीं निकलते। इससे संभव है कि विद्यार्थी परीक्षा पास कर जाए, लेकिन ज्ञान और विवेक के स्तर पर वो मजबूती आनी चाहिए, वह नहीं आ पाती है। और आप देखेंगे इसमें कि इस दौर में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अधिकांश माता पिता बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन यह कई बार यही चिंता दबाव में बदल जाती है। तुलना, अपेक्षाओं की लगातार चर्चा या परिणाम को लेकर डराने वाली बातें बच्चों के मन में असुरक्षा पैदा करती है। इसके विपरीत घर का शांत वातावरण, भरोसे से भरी बातचीत और नियमित दिनचर्या बच्चों को मानसिक स्थिरता देती है।
जब बच्चे यह महसूस करते हैं कि उनका मूल्य केवल अंकों से नहीं तय होगा, तो वे अधिक सहज होकर अपनी तैयारी पर ध्यान दे पाते हैं। शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। स्कूलों की रैंकिंग, सबसे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों की सूचियां और फीसद आधारित प्रतिष्ठा की होड़ कई बार बच्चों को अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में धकेल देती है। शिक्षा का उद्देश्य जहां समझ और आलोचनात्मक विवेक विकसित करना होना चाहिए, वहां परिणाम संस्थानों की साख का पैमाना बन जाता है। अगर विद्यालय परीक्षा को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर चले और काउंसलिंग, संवाद और समय प्रबंधन पर ध्यान दे, तो दबाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसे समय में शिक्षक केवल विषय पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि विद्यार्थियों के मार्गदर्शक बन जाते हैं। एक शिक्षक का संतुलित व्यवहार, परीक्षा से पहले दिए गए व्यवहारिक सुझाव या फिर एक भरोसा दिलाने वाला वाक्य, ये सब बच्चों के मनोबल को मजबूत करते हैं। कई विद्यार्थियों के लिए शिक्षक की एक सकारात्मक टिप्पणी ही परीक्षा के दबाव के बीच सहारा बन जाती है। और इस संबंध में समाज और मीडिया में जो उत्तेजना देखी जाती है और उसके मद्देनजर इनकी भूमिका पर भी विचार आवश्यक है। परिणाम आते ही सुर्खियां सबसे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों के इर्द गिर्द घूमने लगती है। यह प्रेरक हो सकता है, लेकिन जब पूरी चर्चा उसी तरह सीमित रह जाती है, तो एक संदेश फैलता है कि सफलता का एक ही पैमाना है, अधिकतम अंक। और यह दृष्टिकोण ना तो वास्तविक है और ना ही उपयोगी है। जीवन के रास्ते केवल बोर्ड परीक्षा के परिणाम से तय नहीं होते हैं। आज का शैक्षिक और व्यवसायिक ये परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक डिग्रियों के साथ साथ कौशल आधारित शिक्षा, तकनीकी क्षेत्रों, रचनात्मक पेशों और उद्यमिता के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षा को जीवन का अंतिम निर्णय मान लेना यथार्थ से दूर की सोच है। अच्छे अंक अवसरों के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन कम अंक जीवन के रास्ते बंद नहीं करते हैं। दरअसल बोर्ड परीक्षा को एक ऐसे पड़ाव की तरह देखना चाहिए जो बच्चों को अनुशासन, समय प्रबंध और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। यह जीवन की लंबी यात्रा का एक चरण है, मंजिल है। और जब समाज इस सरल सत्य को स्वीकार करेगा, तब परीक्षा के आसपास का दबाव कम होने लगेगा। इस पूरी प्रक्रिया में तीनों पक्ष, बच्चे, अभिभावक और शिक्षण संस्थान, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बच्चों को मेहनत और समझ के साथ तैयारी करनी है और अभिभावकों को भरोसे का वातावरण बनाना है और स्कूलों को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी है। जब यह संतुलन बनता है, तभी परीक्षा एक स्वस्थ अनुभव बनती है। हर साल बोर्ड परीक्षाएं होंगी, परिणाम आएंगे, नई पीढ़ियां इस प्रक्रिया से गुजरती रहेंगी, लेकिन किसी भी शिक्षा व्यवस्था की सफलता अंकों की सूची से नहीं, बल्कि उन बच्चों के आत्मविश्वास से तय होती है जो परीक्षा के बाद जीवन में आगे बढ़ते हैं। और अगर परीक्षा उन्हें संतुलित मेहनत और विश्वास सिखाती है, तो वही उसकी असली सार्थकता है। और अगर वह उन्हें डर, तुलना और असुरक्षा में उलझा देती है, तो समस्या अंकों में नहीं, हमारी सोच में है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। दोहराव की दुनिया, ये समय एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। मान्यता है कि समय की स्लेट पर इतिहास लिखे जाते हैं। जीवन में लिखे का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि लिखे को बदलना आसान नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। समय के चक्र में दोहराव चलता रहता है। यही दोहराव जब बार बार होने लगे, तब नया रुक जाता है, नए की आवक अवरुद्ध हो जाती है और नए को नया मानना बेहद कठिन हो जाता है। हमारे चारों ओर कुछ भी है, जो कुछ भी है, इसके विस्तार में जाएं तो वह सब पुराना है। चिंतकों का तर्क है कि हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, वह सब पुराना है, नया कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि व्यक्ति की सोच भी नई नहीं है। दरअसल नई सोच का आना लगभग असंभव हो गया है। व्यक्ति जो भी सोच रहा होता है, वह महज दोहराव रह गया है। इससे यूं भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति की कुल सोच में दोहराव की मात्रा सबसे अधिक होती है। व्यक्ति बार बार वही सोचता है जो उसने पूर्व में सुना या देखा होता है। बचपन से लेकर आज तक जो सीखा या सिखाया जाता है, उसी का दोहराव अंदर चलता रहता है। उठते बैठते, सोते जागते मन में विचारों के दोहराव का क्रमचय संचय चलता रहता है। और इनमें से कुछ विचारों के संचय को नई सोच का निर्धारण मान लिया जाता है। फिर सवाल उठता है कि व्यक्ति के शैशव काल में जो सिखाया जाता है, वह तो नया ही होता है। सच यह है कि बच्चों को सिखाने वाला भी वही सिखाता है जो उससे ने पूर्व में सीखा हुआ होता है। धरती की उत्पत्ति के बाद से सोच का करोड़ों बार दोहराव होता आया है और होता रहेगा। सोच और विचारों की पुनरुक्ति चाहे अनचाहे होती रहती है। इसलिए आज के समय की विडंबना है कि नयापन रुक गया और पुनरुक्ति ने
नयापन लगभग समाप्त हो रहा है। दृश्य और श्रव्य की इलेक्ट्रॉनिक साधन एक काम बाखूबी कर रहे हैं। सोशल मीडिया दोहराव के मंच है, इसलिए दोहराव आसान है और नई सोच का निर्माण कठिन है। जो दोहराव से बच गया वह अमर हो सकता है। दुनिया में ऐसे लोग बिरले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं वही दूर बैठा हमारा साथी भी सोच रहा होता है। जब हम यह बात अपने साथी को बताते हैं तब वह आश्चर्य में पड़ जाता है, बोलता है कि वह भी तो यही वही सोच रहा था। ऐसे मामले हमारी दिनचर्या का हिस्सा हैं और ऐसे मामले और गहराई से आप देखते हैं कि विचार किया जाए तब कोई और भी कह सकता है कि ऐसा तो पहले ही सोच चुका हूं। दरअसल यह दायरे में सोच और दोहराव का परिणाम है। आज यह अधिक हो रहा है, सोचने वालों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए दोहराव भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। विज्ञान मानता है कि आधुनिक विमानों का आविष्कार नई सोच के परिणाम है। आगे भी परिष्कृत निर्माण होते रहेंगे। विमान पायलट रहित हो जाए इसकी प्रबल संभावना है, जैसे अंतरिक्षयान पूरी तरह स्वचालित हैं। पौराणिक उल्लेख इस सोच के वर्कस दोहराव की दलील को मजबूत करते हैं। रामायण में रावण के पुष्पक विमान का उल्लेख है। इसे क्या कहेंगे? पुष्पक विमान न केवल आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता था बल्कि व्यक्ति की सोच से उड़ता था। सबसे नई तकनीक से लैस आधुनिक टीवी का आविष्कार भी विज्ञान की नई सोच का सिर्फ उदाहरण है। महाभारत में युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाए जाने का प्रसंग क्या था? इसे कल्पना यथार्थ या फिर कल्पना से यथार्थ के सफर के तौर पर देखा जा सकता है। इंटरनेट पर एक वेबसाइट पर हिंदी सहित तमाम दुनिया के संगीत पर पड़ताल जारी है और यहाँ यह जानकर अचंभित हो जाना पड़ता है कि जिन खूबसूरत फिल्मी गीतों को हम धरोहर मानते हैं और जिनकी मिठास हमें झंकित कर जाती है, जिन गीतों को सुनकर हमें गर्व होता है, उनका संगीत दोहराव का परिणाम है। न केवल यह बल्कि यह भी कि जिस संगीत को हम दोहराव मान रहे हैं वह भी दोहराव का परिणाम है। फिर सवाल उठता है कि संगीत का मूल स्रोत कहाँ है? यह पड़ताल और भी गहराई में उतर सकती है। संगीत की किसी धुन की मौलिकता पर प्रश्न नहीं है, लेकिन दोहराव का प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ है? क्या यह क्रमशः विस्तार है? हाल ही में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता पर एक ताजा शोध पत्र जारी हुआ है। शोध में यह जानने की कोशिश की गई कि लगभग 10,000 साल पुरानी दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता समाप्त कैसे हुई। कहाँ गए वे लोग जिन्होंने इस विकसित सभ्यता का निर्माण किया? इस सभ्यता के अवशेष बताते हैं कि यहाँ अति विकसित बहुमंजिला इमारतें हुआ करती थी। मल निस्तारण के लिए फ्लैश शौचालय बनाए जाते थे। सीवर लाइनें थी। इस तरह से आज की आधुनिकतम ऊंची इमारतें, विकसित कॉलोनियां और फ्लैश शौचालय उस सभ्यता का दोहराव मात्र नहीं है। फिर सवाल उठता है कि सर्वथा नया कहाँ? पुराने से मुक्ति का मार्ग क्या है? क्या दोहराव से बचा जा सकता है? सोच के दोहराव से बचने के लिए सोच को रोकना होगा। सोच के निर्वात में जो विचार पैदा होगा क्या वह नया होगा? क्या यह संभव है? बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। देखने हुआ अगर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है। जोखिम की उड़ान। ये झारखंड में चतरा जिले के करमाटाड जंगल में सोमवार शाम एक चार्टर एयर एम्बुलेंस के हादसे का शिकार होने और उसमें सभी 7 लोगों की मौत ने एक बार फिर इस सवाल को गहरा किया, क्या दिनों दिन विमान सेवाएं असुरक्षित होती जा रही हैं? और सोचिए, इमरजेंसी एक तरह से एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की बात हो रही है। वो आप देखते हैं कि उन्हें कहीं शिफ्ट कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, इलाज कराने के लिए, और आप सोचिए किस तरह की हादसा हुआ। गौरतलब है कि एक मरीज और उनके परिजनों को दिल्ली ले जा रही एयर एम्बुलेंस मौसम खराब होने की वजह से मार्ग बदलने की कोशिश कर रही थी, मगर थोड़ी देर बाद यह विमान रडार से गायब हो गया और कुछ समय बाद उसका मलबा घने जंगल में मिला। यह हादसा पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रही वैसी घटनाओं की एक कड़ी है जिनमें विमान यात्रा के पूरी तरह सुरक्षित होने का धारणा कमजोर होती है। झारखंड में हुए हादसे के अगले ही दिन मंगलवार को दिल्ली से लेह जा रही स्पाइस जेट की एक उड़ान को तकनीकी खराबी के कारण वापस उतारना पड़ा और इसके अलावा सरकारी कंपनी पवन हंस के एक हेलीकॉप्टर को अंडमान क्षेत्र में उड़ान के दौरान तकनीकी कारणों से समुद्र में आपात व्यवस्था में उतारना पड़ा। गनीमत रही कि इसमें सवार सभी 7 लोगों को बचा लिया गया। 2 दिन के भीतर होने वाली ये घटनाएं बताती हैं कि हाल के वर्षों में यात्रा के एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रही विमान सेवा अब कई स्तरों पर जोखिम से गुजर रही है। आपने अजीत पवार का हाल देखा था, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का जो विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद में,
जबकि विमान यात्रा को कहीं आने जाने का सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता रहा है। और आखिर क्या वजह है कि पिछले कुछ समय से लगातार विमानों के हादसे का शिकार होने से लेकर उड़ान के बाद तकनीकी खराबी के कारण वापस उतारने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। विमान सेवाओं के मामले में एक आम स्थिति यह है कि समय समय पर तकनीकी स्तर पर हर पहलू से उच्च स्तरीय जांच होती है और हर कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही उसे उड़ान के लिए तैयार माना जाता है। हर उड़ान के पहले सुरक्षा जांच की एक सघन प्रक्रिया पूरी की जाती है ताकि बीच रास्ते में कोई अड़चन ना आए। मगर हाल के समय में कई विमानों की उड़ान के बाद रास्ते में तकनीकी खराबी का पता चलने पर वापस उतारने की घटना यह बताती है कि या तो तकनीकी स्तर पर उसमें कोई खराबी थी या फिर सुरक्षा जांच में किसी स्तर पर कमी की गई। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने लोकसभा में बताया कि भारतीय विमान सेवा के जिन विमानों की तकनीकी जांच हुई उनमें से लगभग आधे में बार बार खराबी पाई गई। इस क्रम में पिछले वर्ष जनवरी में 6 बड़ी एयरलाइंस के 754 विमानों का विश्लेषण किया गया, जिनमें 377 में बार बार खामी आने की बातें सामने आई। सवाल है इनके विमानों में गड़बड़ियां पाई गई वे कितनी संवेदनशील थीं और उनसे पैदा होने वाले जोखिम का स्तर क्या था। अगर किसी तकनीकी खामी को नज़रअंदाज करके या फिर उसे सुरक्षा से संबंधित नहीं मानकर उड़ान की इजाज़त दी जाती तो अक्सर ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से विमान को बीच सफर से आपात स्थिति में वापस उतारा गया। विमान यात्रा को सबसे सुरक्षित जरूरी माना जाता है, लेकिन इसकी सुरक्षा से जुड़े हर पहलू बेहद संवेदनशील भी होते हैं। इसमें किसी भी स्तर पर अनदेखी, कोताही या फिर खराबी की आशंका के बावजूद उड़ान की इजाज़त देने के गंभीर और त्रासद नतीजे सामने आ सकते हैं। हिंसा का मानस ये आधुनिक दौर में जीवन की आपाधापी के बीच हर जगह प्रतिस्पर्धा, निजी स्वार्थ और व्यक्तिगत आज़ादी की चाह में पारिवारिक मूल्यों का महत्व कम होता जा रहा है। ये तो आप लोग भी देख रहे होंगे। बच्चों और अभिभावकों के बीच समझ एवं समन्वय तथा स्नेह और सम्मान की भावना से जुड़े धागे कमजोर पड़ने लगे हैं। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि औलाद अपने माता पिता को ही दुश्मन मान बैठती है, उनकी जान तक लेने को तैयार हो जाती है। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखा ना आपने। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आशियाना इलाके में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके शव को टुकड़ों में काटकर एक हिस्से को ड्रम में छिपा दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, मगर सवाल है कि किसी सामान्य परिवार के बच्चे में इस तरह की आपराधिक मानसिकता कहां से रही है और क्या वजह है कि जिस समस्या को संवाद के जरिए आसानी से सुलझाया जा सकता है वह इतनी जटिल हो जाती है कि संवेदनाएं शून्य पड़ जाती हैं और आक्रामकता रिश्तों का भी खून कर देती हैं। इसमें दो राय नहीं कि आज बच्चों की परवरिश पर परिवार के अलावा डिजिटल जगत का प्रभाव भी साफ देखा जा रहा है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुलभ उपलब्धता से बच्चों की ऐसी सामग्री तक पहुंच आसान हो गई है जो उनके कोमल मन पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हिंसा अपराध से जुड़ी सामग्री बार बार देखने सुनने से बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति का बढ़ना स्वाभाविक है। लखनऊ में हुए वारदात में प्रारंभिक जांच पड़ताल के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि आरोपी का पिता उसे मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने का दबाव बना रहा था। इसको लेकर कई बार पिता पुत्र की आपस में बहसबाजी भी हुई है। यह बात सही है कि माता पिता को बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वे अगर किसी पर बात पर जोर दे रहे हैं तो उसके पीछे बच्चे की भलाई की इच्छा ही होती है। असहमति की स्थिति हो सकती है, लेकिन देश और समाज को इस पर संजीदगी से विचार करने की जरूरत है। बच्चों के भीतर ऐसी प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है? वे संवाद करने के बजाय हिंसक हो रहे हैं। याद देखेंगे उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। लखनऊ इसकी राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की संपादकीय पाठ की जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।